पाकिस्तान एक बार फिर अपने सबसे चर्चित लड़ाकू विमान JF-17 थंडर को लेकर सुर्खियों में है। इस बार वजह यह दावा है कि JF-17 ने हवाई युद्ध में असाधारण प्रदर्शन किया है और इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने यह संकेत देने की कोशिश की कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया और कुछ अन्य देश इस फाइटर जेट को खरीदने की कतार में हैं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान करती है। बड़े दावों, आक्रामक प्रचार और सोशल मीडिया पर बनाए गए नैरेटिव के बावजूद अब तक ना तो बांग्लादेश ने कोई पक्का ऑर्डर दिया है और ना ही इंडोनेशिया ने JF-17 को अपनी वायुसेना का हिस्सा बनाने का फैसला किया है। यही कारण है कि लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या पाकिस्तान हवाई दावे कर कर खुद फंस गया है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि JF-17 आखिर है क्या। JF-17 थंडर पाकिस्तान और चीन का एक संयुक्त प्रोजेक्ट है जिसे पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीन की चेंगदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ने पाकिस्तान ने इसे एक सस्ता मल्टी रोल फाइटर जेट बताकर पेश किया जो पुराने MiG-21 और F-7 जैसे विमानों की जगह ले सकता है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि यह विमान न केवल किफायती है बल्कि आधुनिक हथियारों, VVR मिसाइलों और एडवांस एवियोनिक्स से लैस है। अब सवाल उठता है, अगर JF-17 इतना ही सक्षम है तो फिर अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक पीछे क्यों हट रहे हैं? यही सवाल पाकिस्तान के दावों की पोल खोलता है। पाकिस्तान ने हाल के महीनों में यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि JF-17 ने वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित कर दी है, लेकिन जब इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि की बात आती है तो तस्वीर धुंधली हो जाती है। किसी भी बड़े सैन्य प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता सिर्फ बयानबाजी से नहीं बनती, बल्कि पारदर्शी डेटा, अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में प्रदर्शन और वास्तविक युद्ध के प्रमाणों से बनती है। JF-17 के मामले में यही सबसे बड़ी कमी सामने आती है। अब सवाल उठता है, क्या JF-17 के हवाई युद्ध के दावे आधिकारिक तौर पर साबित हुए हैं? जवाब है नहीं। पाकिस्तान ने जिन घटनाओं का हवाला दिया है उनकी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि नहीं हुई है। अधिकांश दावे सरकारी बयान या स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स तक सीमित हैं। यहीं से बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देश सतर्क हो जाते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो उसने जरूर समय समय पर यह कहा है कि वह अपने फाइटर फ्लीट को अपग्रेड करने के विकल्प तलाश रहा है। पाकिस्तान ने इसी रुचि को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और इसे लगभग तय सौदे की तरह प्रचारित किया। लेकिन बांग्लादेश की रणनीति हमेशा से संतुलित रही है। वह किसी भी बड़े रक्षा सौदे में तकनीक, लॉजिस्टिक्स, दीर्घकालिक मेंटेनेंस और राजनीतिक जोखिम यानी सभी को ध्यान में रखकर करता है। इसी बीच यह सवाल भी उठता है कि आखिर बांग्लादेश ने JF-17 क्यों नहीं खरीदा? इसका जवाब सीधा है, क्योंकि सिर्फ कम कीमत ही पर्याप्त नहीं होती। बांग्लादेश को विमान की लॉन्ग टर्म विश्वसनीयता, स्पेयर पार्ट्स और तकनीकी अपग्रेड की क्षमता पर संदेह है। ऐसा ही कुछ इंडोनेशिया की स्थिति में भी है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो अपने रक्षा सौदों में विविधता रखता है। उसने पश्चिमी, रूसी और अब फ्रांसीसी प्लेटफॉर्म तक को अपनाया है। ऐसे में JF-17 जैसे विमान को अपनाने से पहले वह गहराई से मूल्यांकन करता है, यानी विचार करता है। इंडोनेशिया के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि विमान सस्ता है या नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या वह आने वाले 30 से 40 वर्षों तक उसकी जरूरतों को पूरा कर पाएगा। अब सबसे अहम सवाल ये उठ रहा है कि इंडोनेशिया ने दूरी क्यों बनाई? इसका जवाब ही सीधा है, क्योंकि JF-17 की टेक्नोलॉजी अपग्रेड, रोड मैप, इंजन की विश्वसनीयता और ग्लोबल सपोर्ट नेटवर्क को लेकर स्पष्टता नहीं है। अब आते हैं इसके तकनीकी पहलू पर, जो किसी भी फाइटर जेट के लिए निर्णायक होता है। JF-17 में इस्तेमाल होने वाला इंजन और रडार लंबे समय से आलोचना का विषय रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी एवियोनिक्स और सेंसर सूट आधुनिक पश्चिमी, यहाँ तक कि नए रूसी प्लेटफॉर्म की तुलना में पीछे है। यही कारण हो जाता है कि कई संभावित ग्राहक इसे एंट्री लेवल फाइटर जेट से ज्यादा महत्व नहीं देते। अब सवाल उठता है, क्या JF-17 तकनीकी रूप से कमजोर है? इसका जवाब है कमजोर नहीं है, लेकिन सीमित है। यह हाई एंड फाइटर की श्रेणी में नहीं आता, जबकि कई देश अब उसी श्रेणी की तलाश में है। तकनीक के साथ साथ उत्पादन क्षमता भी एक बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान एयरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की उत्पादन क्षमता सीमित है। सालाना कुछ ही विमानों का निर्माण वो कर पाता है और वह भी पाकिस्तान वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त रहता है। अब लोगों में सवाल यह भी उठ रहा है, क्या पाकिस्तान बड़े ऑर्डर संभाल सकता है? मौजूदा क्षमता के हिसाब से नहीं। यही बात संभावित ग्राहकों को चिंतित करती है। इसके अलावा JF-17 पूरी तरह पाकिस्तान का स्वदेशी उत्पाद नहीं है।
इसमें चीन की भूमिका बेहद अहम है। इंजन, एवियोनिक्स और कई प्रमुख सिस्टम चीन से आते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बड़े निर्यात सौदे में चीन की मंजूरी और सप्लाई चेन का स्थिर रहना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक इस बात को लेकर भी सतर्क रहते हैं कि भविष्य में अगर राजनीतिक समीकरण बदले तो सपोर्ट पर असर न पड़े। चीन की भूमिका क्यों मायने रखती है? क्योंकि चीन अगर सप्लाई या तकनीकी सपोर्ट में बदलाव करता है तो ग्राहक देश सीधे प्रभावित होंगे। अब सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान सिर्फ प्रचार कर रहा है? कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान ने रुचि और बातचीत को जानबूझकर डील की तरह पेश किया। सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर यह नैरेटिव फैलाया गया कि JF-17 वैश्विक बाजार में धूम मचा रहा है, जबकि वास्तविकता में पक्के सौदे गिने चुने ही हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू आता है, प्रतिस्पर्धा। आज के फाइटर जेट बाजार में प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी है। एक तरफ अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के प्लेटफॉर्म है, तो दूसरी तरफ रूस और चीन अपने अपने विकल्प पेश कर रहे हैं। ऐसे माहौल में JF-17 को खुद को साबित करने के लिए सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं। इन सभी कारणों को जोड़कर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है कि पाकिस्तान ने JF-17 को एक ग्लोबल हिट बनाने की कोशिश की, लेकिन वास्तविकता में यह विमान सीमित क्षमताओं और सीमित बाजार तक ही सिमटा हुआ है। बांग्लादेश और इंडोनेशिया देशों ने सावधानी बरतते हुए दूरी बनाई, क्योंकि वे सिर्फ दावों पर नहीं बल्कि ठोस तथ्यों पर फैसले लेना चाहते हैं। अब अंत में सवाल ये उठता है, क्या JF-17 पूरी तरह असफल है? जवाब है नहीं। यह पाकिस्तान के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म है और कुछ देशों के लिए है उपयोगी भी हो सकता है, लेकिन इसे जिस तरह गेम चेंजर के रूप में पेश किया जा रहा है, वह दावा फिलहाल हकीकत से आगे निकलता दिख रहा है। यही वजह है कि हवाई दावों के जाल में फंसता पाकिस्तान आज खुद सफाई देने की स्थिति में है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक चुपचाप दूरी बनाए हुए हैं।